है ग्रह हैं, ठीक है, जो कि मैंने पार्ट सेकंड में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में चर्चाएं की है, ठीक है। आप लोग जाकर वहां चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्षुद्र ग्रह बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण की कहानी, कि इसकी कहानी क्या है और इससे कितने सारे क्वेश्चंस निकलते रहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आता हूँ टॉपिक पे। तो आप देख रहे हो कि हेडिंग में कि क्षुद्र ग्रह है। अब क्षुद्र ग्रह फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सभी क्या है, क्षुद्र ग्रह हैं। तो मैंने प्रीवियस में भी बता रखा था, फिर से बता देना चाहूंगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होती है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, इन दो ग्रहों के बीच होती है, ठीक है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। आंसर बस यहीं से निकल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित आकाशीय पिंड को क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे, ठीक है। फिर से रिकैप कर रहा हूं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच आकाशीय पिंड को क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट बनता है कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। यहां से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखिएगा कि क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। तो मैं बताता हूं फ्रेंड्स कि क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब कोई ग्रह जो है, जब कोई प्लैनेट ग्रह आपस में टकराते हैं, ठीक है, जब कोई ग्रह जो है विस्फोट होता है तब छोटे छोटे टुकड़े में बट जाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ये जो आपका ग्रह था, ठीक है, ये आपका प्लैनेट था, ठीक है। तो जब ये विस्फोट हुआ, ठीक है, तो ये छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, ठीक है। कुछ बड़े कुछ छोटे टुकड़े में बट गया। इसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अब जानते हैं, अब देखिएगा कि जब कोई क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है, देखिए सपोज ये पृथ्वी है, तो जब कोई क्षुद्र ग्रह, देखिएगा एक बड़ा सा टुकड़ा था, जब पृथ्वी से टकराता है, ठीक है, पृथ्वी से टकराता है, तो यहाँ पर इसके टकराव से एक गर्त बनता है। इसके टकराव से क्या बनता है, एक गर्त, ठीक है, एक क्या बनता है, गर्त, ठीक है, गर्त बनता है, ठीक है, गर्त बनता है। इस गर्त को हम कहते हैं झील। इस गर्त को क्या कहते हैं, झील। और इसी गर्त से एक झील का निर्माण हुआ था, जो कि उसका नाम था लोनार झील, ठीक है। क्या नाम था, लोनार झील, जो कि कहाँ था आपका, महाराष्ट्र में, लोनार झील, ठीक है, जो कि कहाँ था आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आप समझ में होगा कि जब कोई जो है क्षुद्र ग्रह अगर पृथ्वी से टकराता है तो वहां पर एक बड़ा सा गर्त उत्पन्न होता है, और यह गर्त जो क्या कहलाता है, लोनार झील, जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और आता है कि नंगी आंखों से, ठीक है, हम किस क्षुद्र ग्रह को देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि नंगी आंखों से एकमात्र दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। तो आपका आंसर जाएगा फोरवेस्टा, ठीक है। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन है, फोरवेस्टा, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, और नंगी आंखों से दिखाई देने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह है फोरवेस्टा। अगर पृथ्वी से कोई क्षुद्र ग्रह टकराता है तो वहां पर एक गर्त उत्पन्न होता है, जो कि लोनार झील के नाम से जाना जाता है, जो कि कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। यानी इन शॉर्ट अगर क्षुद्र ग्रह की बात करें,
तो ग्रहों के टूटने से जो बड़े और छोटे टुकड़ों का निर्माण होता है वह क्षुद्र ग्रह कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं धूमकेतु। आप जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे कि धूमकेतु, आखिर धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु से कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, अब इसको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इसको रटने का जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखिए, ध्यान से समझ जाइए, समझ में आ जाएगा, जो हमेशा दिन के लिए बहुत दिनों तक आपके माइंड में स्टोर रहेगा। ठीक है, आपके मेमोरी में इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा धूमकेतु आखिर होता क्या है। तो याद रखिएगा कि सौर मंडल के छोर पर, देखिए ये सब छोर है, तो सौर मंडल के छोर पर बहुत ही असंख्य पिंड जो है स्थिर रहते हैं। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही असंख्य पिंड स्थिर रहते हैं, जिसको हम धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा। और मैं आपको बता दूं कि तारे हमेशा गैस के रूप में होती है, तारे में गैस होते हैं। ठीक है, जो कभी टूट नहीं सकते। ठीक है, देखिए तारे में गैस होते हैं, तारे में गैस और धूल कण का क्या होता है, एक संग्रह होता है जो कभी टूट नहीं सकते। ठीक है, आपका क्षुद्र ग्रह ही होते हैं जो कि धूमकेतु के रूप में होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई धूमकेतु सूर्य की तरफ अट्रैक्ट होता है, देखिए कोई धूमकेतु है जो सूर्य की तरफ जब अट्रैक्ट होता है तो सूर्य का जो प्रकाश है इसको चमकीला, यानी इसकी गैस को क्या करता है, चमकीला शाइन बना देता है। और शाइन बनाने के क्रम में इसका लाइट जब उस पर फोकस करता है तो ऐसा लगता है कि इसका पूंछ जो है, पूंछ की तरह जो है दूर भाग रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, धूमकेतु। ठीक है, आ गया समझ में दोस्त, जिसे क्या कहते हैं, धूमकेतु। फिर से शॉर्ट में बता दूं कि धूमकेतु वह होता है जो कि सूर्य के चारों तरफ जो है, सूर्य के छोरों पर बहुत सारे पिंड जो है स्थिर रहते हैं, वर्तमान रहते हैं, उसको धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कोई भी धूमकेतु अगर सूर्य की तरफ अग्रसर होता है तो सूर्य के प्रकाश इसके तारे की चमक को और बिखेर देते हैं, जिससे वह दूर जाता हुआ पूंछ की तरह दिखाई देता है, इसका पूंछ की भांति, जिसे हम धूमकेतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, और धूमकेतु हमेशा 76 वर्षों पर दिखाई देता है। याद रखिएगा दोस्त, इससे क्वेश्चन आता है कि धूमकेतु कितने वर्षों पर दिखाई देता है, 76 वर्षों पर दिखाई देता है। ठीक है, पिछली बार यह कब देखा गया था, तो पिछली बार दिखाई दिया था आपका 1986 ईस्वी में। तो 1986 ईस्वी में और 76 वर्षों पर दिखाई देता है, तो अगली बार कब दिखाई देगा, तो सीधे इसको जोड़ देंगे, तो अब दिखाई देगा आपका कि 1986 प्लस 76 जोड़ दीजिए तो 6 6 12 की 2, 7 8 7 15 1 16 की 6, 1 9 1 10 1 1 2, यानी कि कब दिखाई देगा आपका 2062 में। कब दिखाई देगा 2062 में। दोस्तों बस इससे धूमकेतु से बस इतना ही सारा क्वेश्चन रहता है, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपके सामने दो टॉपिक है, एक है उल्का और एक है उल्का पिंड। दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, मैं जस्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उल्का क्या है, उल्का है कि जब दो क्षुद्र ग्रह, समझिएगा कि जब दो क्षुद्र ग्रह, मान लेते हैं कि ये दो क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो जब दो क्षुद्र ग्रह, लिख देता हूं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, कि जब दो क्षुद्र ग्रह आपस में टकराते हैं, जब दो क्षुद्र ग्रह, कहीं से भी रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि जब दो क्षुद्र ग्रह आपस में टकराते हैं तो इसके रगड़ से, इसके क्या से, रगड़ से, इसके रगड़ से एक प्रकाश उत्पन्न होता है। रगड़ से क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, जो कुछ समय के लिए आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है और कुछ समय के बाद वह बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब दो क्षुद्र ग्रह आपस में जब टकराते हैं तो रगड़ से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और कुछ समय के लिए वह चमकता है और इसके बाद बंद हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए उल्का पिंड, ठीक है। अब देखिएगा कि कोई भी जब दो क्षुद्र ग्रह रगड़ करके चमकता है और चमकने के बाद, ठीक है, उसमें आग लग जाती है और वह बुझ जाता है, बंद हो जाता है और कभी कभी वह धरती पर आकर गिर जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। जैसे जब दो क्षुद्र ग्रह जो है, जब दो क्षुद्र ग्रह रगड़ खाता है, रगड़ खाने के बाद वह जल उठता है, ठीक है, रगड़ खाने के बाद वह जल उठता है और वह अंगार होते हुए यहाँ पर पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर आकर ड्रॉप हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड कहते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उल्का किससे कहते हैं और उल्का पिंड किससे कहते हैं, ठीक है। उल्का उसे कहते हैं जो चमकता है कुछ देर के लिए और कुछ देर के लिए बुझ जाता है, उसको क्या कहेंगे? उल्का। उल्का पिंड यानी कि वो हल्का अगर जमीन पर टच कर जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उल्का। तो आप लोगों ने देखा उल्का, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह अभी तक, ठीक है। अब मैं चलने वाला हूँ आगे कि बृहस्पति के बारे में बताने वाला हूँ कि बृहस्पति से कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। चलते हैं अगले टाइप की तरफ, टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आपका बृहस्पति, जो कि आप हेडिंग देख रहे होंगे। अब देखिए बृहस्पति होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अगर सूर्य के, ठीक है, चारों तरफ बृहस्पति ग्रह चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो आप डायग्राम से देख रहे होंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह, इसके बाद बृहस्पति, यानी बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कह सकते हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? आपका बृहस्पति होता है, ठीक है। अच्छा, बृहस्पति ग्रह का रंग कैसा होता है? इसका कलर होता है आपका, इसका कलर होता है पीला। कैसा होता है? पीला। इसका कलर क्या होता है? पीला। तो इसको में रंग लिख देते हैं कि रंग कैसा होता है आपका? पीला। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आए, इसका रंग कैसा होता है? पीला, ठीक है। अब देखिएगा बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है गैनीमीड, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है गैनीमीड, ठीक है। उपग्रह गैनीमीड, ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। अब देखिएगा बृहस्पति अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में, देखिए बृहस्पति अपने अक्ष पर जो है चक्कर लगाने में लगभग कितना घंटा ले लेता है? 10 घंटा। ऐसे जनरली जो होता है तो 9.9 घंटा होता है, ठीक है, लेकिन आप 10 घंटा जनरली याद रख सकते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति के बारे में कहा जाए कि सूर्य के चक्कर कितना घंटा में लगाएगा, तो बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर लगाता है आपका, ठीक है, 11.9 वर्ष में, ठीक है, 11.9 वर्ष। अगर इसको लगभग कहें तो हम कह सकते हैं कितना वर्ष में? 12 वर्ष में, ठीक है। कितना कहें? 12 वर्ष में। अभी देखिए, अब कहें बात कि बृहस्पति के उपग्रह की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बृहस्पति के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो पहले जो था, ठीक है, पिछले वाले में था आपका, ठीक है, कुछ और था, नए में कुछ और हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल उपग्रह की संख्या अभी एक्यूरेट नहीं हम बता सकते हैं, क्योंकि अभी उपग्रह कुछ बढ़ गई है, ठीक है। तो मैं उसको क्लियर आपको कर दूंगा, ठीक है। पुराने वाला डाटा मैं आपको दे दूंगा एक ही बार, ठीक है। लेकिन अभी जो है वर्तमान में उपग्रह की संख्या अभी फिक्स है, कुछ बढ़ी है, बृहस्पति का भी और शनि का भी, ठीक है। इसलिए इसका डेटा मैं आपको जल्द ही दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आपके शनि की तरह कि शनि में कौन कौन से क्वेश्चन शनि से राइज होते हैं। दोस्तों शनि की ओर कि शनि से कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ सूर्य है, यहाँ शनि है और शनि के उपग्रह है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन आती है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन था, तो सबसे बड़ा ग्रह था आपका बृहस्पति, जो कि फर्स्ट स्थान पर आता है, ठीक है। इसके बाद आकार में दूसरा बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, तो शनि। आकार में दूसरा बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, शनि, जो कि इधर से चलते हैं क्षुद्र ग्रह से, इधर से चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका, ठीक है, शनि। तो एक क्वेश्चन यहां से निकल के आया कि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह, ठीक है, कौन है, शनि।
अब शनि का रंग कैसा होता है, तो इसका भी रंग क्या होता है आपका पीला ही होता है, इसका भी रंग क्या होता है आपका पीला ही होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं आपको कि जब शनि अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है, जब शनि अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमता है, ठीक है, तो आपका 7 प्रकार का एक रिंग टाइप का गोल गोल, ठीक है, एक रिंग टाइप का वलय निकलता है। क्या निकलता है, वलय। ठीक है, एक रिंग टाइप का वलय निकलता है जिसको वलय कहते हैं, रिंग कहते हैं, और इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि इसको क्या कहते हैं, वलय। तो यानी कि शनि के वलय की संख्या कितनी होती है, वलय की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, 7 होती है। अब देखिएगा आगे कि इसका चक्रण होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अच्छा, अब देखिएगा शनि, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होता है आपका टाइटन। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होता है, टाइटन होता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब टाइटन ग्रह की खोज आपके दिमाग में आ रहा है कि ठीक है टाइटन तो हो गया, लेकिन टाइटन ग्रह की खोज कब हुई और किसने की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि टाइटन ग्रह की खोज कब हुई। तो टाइटन ग्रह की खोज हुआ था 1665 ईस्वी में, और इसकी खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन हाइगेन। ठीक है, लिख देता हूँ, क्रिश्चियन हाइगेन। शनि की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन हाइगेन 1665 ईस्वी में। ठीक है, और यह जो शनि है यह आकार में किसके बराबर है, तो आकार में बुध के बराबर है। किसके बराबर है, बुध के बराबर है। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकल के आता है कि आकार में किसके बराबर है, तो आकार में आपका बुध के बराबर है। ठीक है, आकार में बुध के बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा, एक विपरीत दिशा में घूमने वाला शनि का उपग्रह है जो कि विपरीत घूमता है। शनि घूमता है ऐसे और इसके विपरीत घूमता है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है, तो उसका नाम है फोबे। क्या नाम है, फोबे। फोबे, फोबे नामक एक उपग्रह जो है, उपग्रह जो शनि के विपरीत घूमता है, शनि के विपरीत घूमता है। ठीक है, तो बस इतना ही आपका क्वेश्चन शनि से आता है। ठीक है, और आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर इसको याद रख लीजिएगा तो शनि से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उम्मीद करता हूं कि बन जाएंगे। ठीक है, नहीं छूट पाएंगे। ठीक है, तो यही आपका मेन था। ठीक है, अब चलते हैं अरुण और वरुण की ओर। अब देखिएगा अरुण के बारे में, आप जैसा कि हेडिंग देख रहे होंगे कि अरुण है, सन है, अरुण है। ठीक है, अब देखिएगा कि अरुण से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि अरुण जो है आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार में तीसरा बड़ा ग्रह, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये आपका क्या हुआ था, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसके बाद दूसरे नंबर पर एक था। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन चला जाएगा, अरुण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो है, अब यहाँ से डायग्राम से चलेंगे तो डायग्राम में देख रहे होंगे कि अरुण ग्रह यहाँ पे है। ठीक है, तो अरुण ग्रह का टेम्परेचर यानी कि तापमान लगभग कितना होता है, -215 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की। ठीक है, अरुण ग्रह की खोज किसने की, तो अरुण ग्रह की खोज किया था 1781। देखिएगा दोस्त, अरुण ग्रह की खोज कब हुई, 1781 ईस्वी में। ठीक है, किसने की थी, तो विलियम हर्शेल ने की थी। ठीक है, अच्छा, अब अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी होती है, तो अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या 27 होती है। कितनी होती है, 27 होती है। ठीक है, अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या 27 होती है। अच्छा, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे सूर्योदय कब होता है, किस दिशा में सूर्योदय। ठीक है, अरुण ग्रह पर, तो सूर्योदय होता है आपका पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त कब होता है, सूर्यास्त होता है आपका पूर्व दिशा में। सूर्यास्त होता है पूर्व दिशा में, लग जाता है। ठीक है, और इतना लेटा हुआ है कि इसको किस नाम से जानते हैं, तो लेटा ग्रह। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, लेटा हुआ ग्रह।
क्योंकि यह अपने अक्ष पर इतना लेटा हुआ है कि इसे हम लेटा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा अरुण के चारों ओर, इस प्रकार शनि के चारों ओर वलय की संख्या कितना था, 7 था। उसी प्रकार अरुण के चारों ओर रिंग्स की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि शनि के वलय की संख्या कहीं कहीं 7 भी देता है, कहीं कहीं 10 भी देता है, कहीं कहीं 8 भी देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शंस के अनुसार जो आएगा उसको टच कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा तो आपका जो है अरुण के चारों ओर वलय की संख्या कितनी होती है, तो 9 वलय होते हैं। ठीक है, 9 वलय होते हैं। 9 में से 5 का नाम इंपॉर्टेंट होता है जो कि याद रखना होता है, तो मैं बता देता हूँ। 9 वलय में से 5 का नाम होता है, 5 वलय के नाम, 5 वलयों का नाम होता है आपका बस अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा, याद रखिएगा डेल्टा। एक होता है इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, एक होता है आपका इप्सिलॉन। तो यही 5 होता है। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया कि लेटा हुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य के पास इतना ही लेटा है, इतना ही झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अच्छा, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है आपका टाइटेनिया, टाइटेनिया। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटेनिया। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन अरुण से आता है। ठीक है, बस आप अगर इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन अरुण से नहीं छूटेगा। ठीक है, अब आपका लास्ट बचा हुआ है वरुण। ठीक है, तो चलते हैं वरुण की तरफ कि वरुण से कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा दोस्त, सबसे लास्ट में चलते हैं आपका है वरुण। ठीक है, तो चलते हैं वरुण की ओर। हेडिंग देख रहे होंगे आप लोग, तो वरुण से किस किस टाइप के क्वेश्चंस निकलते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले कि आप देख रहे होंगे कि पूरे सौरमंडल में सबसे लास्ट का ग्रह है कौन, वरुण। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि हम क्या कहेंगे कि सबसे अंतिम ग्रह, यानी कि सबसे दूर का ग्रह, सबसे दूर का ग्रह कौन है, तो आपका है वरुण। ठीक है, कौन है आपका, वरुण। ठीक है, नेपच्यून, इसको कहते हैं इंग्लिश में नेपच्यून, अरुण को कहते हैं यूरेनस। ठीक है, अब देखिएगा इससे और क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि दूर का ग्रह है। अच्छा, अब यह किस रंग का दिखाई देता है, तो यह इसका रंग होता है आपका हरा। ठीक है, हरा। अच्छा, हरा क्यों दिखाई देता है, इसलिए कि यह इसके चारों ओर, यानी कि इसके बाहर बाहर चारों ओर मीथेन का बादल रहता है। ठीक है, मीथेन की पट्टी, इसको कहते हैं मीथेन की पट्टी। याद रखिएगा कि इसका रंग जो होता है हरा किस लिए होता है, मीथेन के कारण। ठीक है, किसके कारण, मीथेन, लिख देता हूँ, मीथेन के कारण, यानी कि इसको चारों ओर जो होती है ना, मीथेन की पट्टी छाई रहती है, इसलिए इसको हम हरा रंग होता है। ठीक है, क्योंकि मीथेन हरा रंग होता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और आता है कि वरुण की खोज कब हुई और किसने की। ठीक है, तो वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने की। ठीक है, किसने की, जोहान गाले ने। ठीक है, अच्छा, इसका उपग्रह का नाम क्या होता है और इसके उपग्रह कितने होते हैं, तो याद रखिएगा वरुण के उपग्रह की संख्या होती है, वरुण के उपग्रह की संख्या 13 होती है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह होता है, बड़ा उपग्रह होता है टिट्रॉन। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन होता है, टिट्रॉन होता है। ठीक है, अब इससे 2 क्वेश्चन और निकल के आता है कि वरुण जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है, तो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर। ठीक है, कितना समय लेता है, तो 16 घंटा लेता है। कितना लेता है आपका, 16 घंटा लेता है। लेकिन अगर यह सूर्य के चारों ओर घूमे, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमे तब कितना समय लेता है,
सूर्य के चारों ओर घूमने में लेता है 165 वर्ष। कितना लेता है? 165 वर्ष। क्योंकि सबसे दूर है तो इसको घूमने में सबसे ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा दिन ये लेता है, ठीक है। तो यही था आपका पूरे सौरमंडल और सौरमंडल का परिवार, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पूरा डिटेल्स मैंने बताया जो कि समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके बारे में पूरा एक डेटा लिस्ट आप लोगों को दे देता हूँ लास्ट में कि कितने उपग्रह है, अक्ष पर कितना घूमता है, परिभ्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल कितना है, मैं पूरा लिस्ट आपको लास्ट में दे दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि एक पूरा लिस्ट है आपका परिभ्रमण काल, परिक्रमण काल, ग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या कितनी कितनी होती है, पूरा का लिस्ट मैंने दे रखा है। आप चाहें तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा कि परिक्रमण काल जो पॉइंट में है उसको लगभग याद कीजिएगा। जैसे कि 224.7 दिन है तो यानी कि 225 दिन एक्यूरेट याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट अगर ऑप्शंस में आती है पॉइंट से रिलेटेड तो आप उसको चूज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान है कि आप जस्ट जो है इसको पूरा एक्यूरेट लगभग याद रखिएगा, ठीक है। और उपग्रहों की संख्या जो मैंने दे रखा है 67 और 62 है, जो पुराने वाले बुक के अनुसार है। नए में कुछ चेंज हुई है, ठीक है, जो कि मैं आपको जल्द ही नए वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें मैं दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसे याद रखें, ठीक है। और आपका पूरा ग्रह का लिस्ट है, ठीक है। ये जो है IAU अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ के अनुसार जो भी डेटा निकाला गया है उसके अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप दोस्त आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आप लोग और आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी इस पूरे टॉपिक का जो है अध्ययन कर सकें, ठीक है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जाएं और कुछ नोट्स लिखकर भेज दें, जिससे कि हमें भी पता चलते रहे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कुछ लिखकर भेजिए कि आप लोगों को कैसा किस प्रकार लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी करनी है, ठीक है, तो हमारे दिए गए नंबर यानी कि आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं दे देता हूँ 91 23 18 75 41। आप इस पर जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, ठीक है।